जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे विल्फ्रेडो पेरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि अभिजात वर्ग के बारे में पेरेटो का क्या विचार है, उनका क्या मत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का यह सिद्धांत इटालियन समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है और इस सिद्धांत के अंतर्गत पेरेटो ने विशिष्ट वर्ग या संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण के बारे में अपना मत, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। क्योंकि समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो को समाज के विकास के उद्विकासीय सिद्धांत में कतई विश्वास नहीं था। उनका ये मानना था कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस बात को कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि समाज का विकास कई चरणों में होता है। यानी समाज के विकास के उद्विकासीय सिद्धांत से असंतुष्ट होकर के उन्होंने सामाजिक गत्यात्मकता के कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, दिए हैं, और उनमें से संभ्रांत या विशिष्ट वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत यानी सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स जो है वो उनके सामाजिक गत्यात्मकता के कई सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में माना जाता है या देखा जाता है। इस सिद्धांत के बारे में पेरेटो के क्या मत हैं, इसको स्पष्ट करने से पहले हमें इलीट यानी अभिजात जो शब्द है या अभिजात जो वर्ग है या विशिष्ट वर्ग है, इसके अर्थ को जानना जरूरी होगा। क्योंकि जब तक हम इलीट क्या है या अभिजन किसे कहते हैं इसके अर्थ से परिचित नहीं होते हैं, तब तक हम अभिजनों के परिभ्रमण की इस सिद्धांत के बारे में, इसकी वास्तविकता के बारे में ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। तो पेरेटो ने ये जो इलीट यानी जो विशिष्ट वर्ग शब्द है, इसका जो प्रयोग है उन्होंने दो अलग अलग अर्थों में किया है। मोटे तौर पर इलीट शब्द का जो प्रयोग है उन्होंने दो अर्थों में किया है, एक व्यापक अर्थ में और दूसरा है संकीर्ण अर्थ में। यानी पेरेटो जो महोदय हैं उन्होंने इलीट शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है, एक जो है उन्होंने व्यापक अर्थ में और दूसरा जो है वो संकीर्ण अर्थ में। यानी दो अलग अलग अर्थों में उन्होंने इलीट शब्द का या अभिजन शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम लोग बात करें व्यापक अर्थ में, तो व्यापक अर्थ में इलीट शब्द का अर्थ है, पेरेटो का ये मानना है कि व्यापक अर्थ में इलीट या अभिजन शब्द से जो हमारा ऐसे हैं वो समाज के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट व्यक्तियों से हैं जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। यानी पेरेटो का कहना है कि अगर हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, यानी जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो सर्वोच्च स्थान पर हैं, विशिष्ट स्थान पर हैं, उनका अगर कोई वर्ग बनाया जाए, उनका कोई समूह बनाया जाए, तो उसे उन्होंने अभिजात वर्ग कहा है। या ऐसे लोगों को जो कि अपने क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान पर हैं, विशिष्ट कार्य क्षेत्र के दृष्टि के आधार पर वो सर्वोच्च स्थान पर हैं, ऐसे लोगों को पेरेटो ने अभिजन कहा। उदाहरण के लिए जैसे कोई कुशल डॉक्टर, कोई कुशल लेखक, पत्रकार, वकील या अच्छा नेता, या जो उच्च कोटि का जो वैज्ञानिक है, कलाकार है, या फिर अव्वल दर्जे का चोर। यहाँ पर पेरेटो का मानना है, स्पष्ट रूप से ये मानना है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार के कार्य में निपुण है। यानी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो किस तरह का कार्य करता है और किस तरह के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में वो सर्वोच्च स्थान पर है। मायने ये रखता है कि वो अपने क्षेत्र में वो सर्वोच्च स्थान पर है। यानी अगर हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई कुशल या विख्यात लेखक, कलाकार, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर
वैज्ञानिक, व्यापारी, या फिर वो चोर या उच्च कोटि का कोई माफिया या जो अपराधी है, अपनी कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ कोटि का व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों को पेरेटो ने कहा कि ये जो है वो विशिष्ट वर्ग से संबंधित हैं या ये अभिजात वर्ग से संबंधित हैं। अगर हम लोग बात करें अभिजात वर्ग के जो संकीर्ण अर्थ है, यानी इलीट या अभिजन का जो संकीर्ण अर्थ है, तो संकीर्ण अर्थ में जो पेरेटो हैं वो विशिष्ट वर्ग से आशय वो मुख्य रूप से शासी विशिष्ट वर्ग से लेते हैं, यानी जो गवर्निंग या रूलिंग जो इलीट्स हैं उनको वो अभिजात वर्ग का मानते हैं, यानी उनको अभिजन के रूप में संबोधित करते हैं। मोटे तौर पर पेरेटो ने शासी विशिष्ट वर्ग यानी जो गवर्निंग जो या रूलिंग जो इलीट्स हैं उनको दो भागों में विभाजित किया है। पहला है शासकीय अभिजात वर्ग और दूसरा है गैर शासकीय अभिजात वर्ग, यानी वे लोग जो शासन प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान पर हैं उनको पेरेटो ने कहा कि ये शासकीय अभिजात वर्ग से संबंधित हैं, और दूसरे वो लोग जो शासन या प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता होने के बावजूद भी वो शासन प्रशासन के क्षेत्र में उनका जो कोई भागीदारी नहीं है, उनका योगदान नहीं है, यानी वो प्रशासन के बाहर के हैं, भले वो अपने क्षेत्रों में विशेष दक्षता या लोकप्रियता प्राप्त किए हुए हों, तो ऐसे लोगों को उन्होंने नॉन गवर्निंग एलिट्स के श्रेणी में रखा है। यानी जो पेरेटो का जो शासी विशिष्ट वर्ग है वो दो भागों में विभाजित है। पहला है शासकीय अभिजात वर्ग, इसमें वे लोग आते हैं जो सरकार या शासन प्रशासन में हैं, और जो दूसरा वर्ग है उन्होंने गैर शासकीय अभिजात वर्ग के बारे में जो स्पष्ट किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें वे लोग आते हैं जो शासन प्रशासन के क्षेत्र में जिनका कोई योगदान नहीं होता है या उसमें वो पार्टी नहीं होते हैं, वो उससे संबंधित नहीं होते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये जो पेरेटो ने जो अपना अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है, ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में उल्लेखित है। बहुत सारे लोग जो हैं जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो अक्सर जो विद्यार्थी हैं वो जो मैक्स वेबर या फिर आगबर्न और निमकाफ में से इसको जोड़ करके देखते हैं। तो आप इसको नोट कर लें कि ये जो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक है वो विल्फ्रेडो पेरेटो की है, और पेरेटो ने इस पुस्तक में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का जो अपना सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो पेरेटो का ये मानना है, पेरेटो का ये कहना है कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी आधार पर ऊंच नीच का एक संस्तरण, एक विभाजन अवश्य पाया जाता है, और मोटे तौर पर हम प्रत्येक समाज को या सभी समाजों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। यानी पेरेटो का ये कहना है कि दुनिया के सभी समाजों में किसी न किसी आधार पर ऊंच नीच का बंटवारा, ऊंच नीच का वर्गीकरण, संस्तरण अवश्य होता है, और मुख्य रूप से हम इस वर्गीकरण को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से एक वर्ग उच्च वर्ग है, अपर क्लास है, और दूसरा है निम्न वर्ग। यानी साधारण बोलचाल की भाषा में हम समाज को दो मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। यानी जो समाज है वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित होता है। पेरेटो का कहना है कि ये उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में शक्ति होती है और वे प्रायः समाज के शासक होते हैं। यानी जो समाज में जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, कुशल होते हैं, समर्थ होते हैं, और इन्हीं गुणों के कारण यानी अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण, चतुराई के कारण, या फिर अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता के कारण वो दूसरे लोगों को की तुलना में वो प्रभावशाली हो जाते हैं। यानी वो दूसरे वर्गों की तुलना में ये जो उच्च लोगों का वर्ग है वो प्रभावशाली वर्ग हो जाता है, और पेरेटो का कहना है कि इन्हीं गुणों के बल पर वे सामाजिक संस्तरण में उच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यानी जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अधिक बुद्धिमान, अधिक चतुर, कुशल और समर्थ होते हैं, और इन्हीं गुणों के कारण वे
उच्च पद पर या उच्च सत्ता पर या उच्च स्थान पर विराजमान होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और समाज का शासन करते हैं। दूसरा जो वर्ग है जो कि निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग के लोगों को जो शासन सत्ता में या कह लीजिए कि इन विशिष्ट जो गुण हैं, यानी जो हमने अभी आपको बताया, जिन विशिष्ट गुणों के कारण जो उच्च वर्ग के लोग शासक होते हैं और वो एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में समाज में अपना स्थान बनाते हैं, तो इनका ये जो स्थान है, जो वो अभिजात वर्ग के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, उनका स्थान इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण होता है। यानी इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण ही पैरेटो इन्हें अभिजात वर्ग का सदस्य मानते हैं, अभिजात वर्ग से संबोधित करते हैं। अगर हम लोग पैरेटो की बात करें तो पैरेटो का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि सामाजिक संस्तरण की ये मुख्य विशेषता होती है, यह प्रमुख विशेषता होती है कि कोई भी वर्ग, विशेषकर अभिजात वर्ग, अधिक स्थिर नहीं होता है। यानी यहाँ पर आप दो चीज़ें समझें। पहली चीज़ तो ये कि पैरेटो ने कहा कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी आधार पर ऊंच नीच का संस्तरण अवश्य पाया जाता है और ये समाज जो है वो दो भागों में विभाजित होता है, एक अपर क्लास और दूसरा लोअर क्लास, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। और दूसरी जो प्रमुख बात पैरेटो ने बताई वो ये कि सामाजिक संस्तरण की ये प्रमुख विशेषता होती है कि कोई भी वर्ग, और विशेष करके जो अभिजात वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसकी जो प्रकृति होती है वो स्थिर नहीं होती है। यानी इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। यानी विशिष्ट वर्गों का परिभ्रमण एक अनिवार्य और निश्चित सामाजिक प्रक्रिया है। ये आप कोटेशन नोट कर लें कि पैरेटो का कहना है, उनका ये मानना है कि विशिष्ट वर्गों का परिभ्रमण एक अनिवार्य और निश्चित सामाजिक प्रक्रिया है। यानी पैरेटो का ये कहना है कि अभिजात वर्ग के अंतर्गत निरंतर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने जाने की एक प्रक्रिया चलती रहती है और इसी प्रक्रिया को पैरेटो ने अभिजनों के परिभ्रमण के नाम से संबोधित किया है। यानी अभिजनों के परिभ्रमण से हमारा आशय ये है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो अभिजात वर्ग के जो लोग हैं वो अपने गुणों को खो करके नीचे की ओर आते हैं और नीचे जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो अवसर का लाभ उठा करके अपनी योग्यता, क्षमता और अपने स्थिति में सुधार करके वो जो ऊपर का जो स्थान खाली हुआ है, जो रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से समाज में उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में के रूप में जो अभिजनों के आने जाने की प्रक्रिया चलती रहती है और इसी बात को, इसी तथ्य को हम लोग अभिजनों के परिभ्रमण के नाम से संबोधित करते हैं। यानी अगर हम लोग दूसरे शब्दों में इसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करें तो पैरेटो का ये कहना है कि अपने जीवन में सफलता या असफलता प्राप्त करके निम्न वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो उच्च वर्ग में जा सकते हैं और उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अपने गुणों को खो करके निम्न वर्ग में प्राप्त आ सकते हैं। यानी जिन गुणों के बल पर जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो शासक होते हैं, जो प्रभावशाली वर्ग में के रूप में स्थापित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, उन्हीं गुणों को खो देने के कारण, उन गुणों का ह्रास हो जाने के कारण वो धीरे धीरे अपने पद से नीचे आ जाते हैं, निम्न स्थान पर आ जाते हैं। और निम्न वर्ग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेधावी हैं, परिश्रमी हैं, अवसर का लाभ उठाने में सक्षम हैं और वो ऊपर का जो रिक्त स्थान है वो इसकी पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में आने जाने की ये प्रक्रिया चलती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग अभिजनों के परिभ्रमण के नाम से संबोधित करते हैं या इसको अभिजनों के परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। परंतु ये यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि परिभ्रमण की ये जो प्रक्रिया है, यानी अभिजनों के जो परिभ्रमण की जो प्रक्रिया है उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जो आने जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक समाज में होती तो अवश्य है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसका जो स्वरूप है, इसकी जो गति है वो सभी समाजों में अलग अलग प्रकार की होती है। यानी जो अभिजनों के जो परिभ्रमण की जो प्रक्रिया है वो उसकी जो गति है
या उसकी जो तीव्रता है वो एक समाज से दूसरे समाज में अलग अलग प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो मोटे तौर पर आप ये बात जानते रहें कि अभिजात वर्ग के बीच में ये उनकी प्रमुख विशेषता होती है कि कोई भी वर्ग, विशेष करके जो उच्च वर्ग है, उसकी प्रकृति स्थिर नहीं होती है और उनमें परिवर्तन होता रहता है, यानी वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने जाने की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से चलती रहती हैं। अब हम लोग बात करते हैं परिभ्रमण के कारण की, यानी जो अभिजात वर्ग के बीच में जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने जाने की जो प्रक्रिया चलती है वो क्यों होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पैरेटो ने अभिजनों के परिभ्रमण के 3 मुख्य कारण बताए। उनका कहना है कि अभिजनों के परिभ्रमण का मुख्य कारण ये है, 3 मुख्य कारण ये हैं। इसमें से पहला ये है कि कोई भी वर्ग पूर्णतया बंद नहीं हो सकता है, यानी समाज में, संसार में जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों की विशेषता है कि उनको पूरी तरह से एक बंद वर्ग के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ न कुछ खुलापन अवश्य पाया जाता है। दूसरा जो कारण उन्होंने बताया है परिभ्रमण, अभिजनों के परिभ्रमण का, वो ये बताया है कि चूंकि अभिजात वर्ग के जो लोग होते हैं वो शक्ति के उपासक होते हैं और ये जो शक्ति है वो धीरे धीरे उनको भ्रष्ट कर देती है और भ्रष्ट होने के कारण उनके जो गुण हैं, जो अभिजात वर्ग के जो गुण हैं वो गुण खो देते हैं, उन गुणों का ह्रास हो जाता है और इस कारण से वो स्वाभाविक रूप से अपने गुणों को खो देने के कारण नीचे की ओर खिसक जाते हैं। अभिजनों के परिभ्रमण का जो तीसरा और जो महत्वपूर्ण कारक है वो ये है कि निम्न वर्ग में भी कुछ कुशल बुद्धिमान लोग होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं वही बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, कुशल होते हैं। पैरेटो का कहना है कि निम्न वर्ग में भी कुछ लोग बुद्धिमान, कुशल और परिस्थिति या मौके का फ़ायदा उठाने वाले होते हैं, जो अपने गुणों में वृद्धि करके, अपनी योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता में वृद्धि करके वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं, यानी ऊपर का स्थान वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अभिजनों का परिभ्रमण होता रहता है। एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर अभिजनों के परिभ्रमण की प्रक्रिया को आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा है शासी अभिजन और नीचे लिखा है गैर शासी अभिजन। यानी जो शासी अभिजन है वो विशिष्ट योग्यता, क्षमता और कुशलता वाले होते हैं और इसी गुणों के कारण वो शासी समाज पर शासन करते हैं। लेकिन पैरेटो ये कहते हैं कि जब ये अपने गुणों को खो देते हैं तो धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख होते हैं, अपना स्थान जो है वो छोड़ते हैं और नीचे की ओर खिसकना प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे उनका जो स्थान है वो ऊपर से नीचे की ओर हो जाता है। और जो नीचे की ओर जो गैर शासी अभिजन है वो लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, अपने गुणों, योग्यता, क्षमताओं को अर्जित करते हैं, वृद्धि करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर का जो रिक्त स्थान है उसको भरते हैं। तो इस तरह से शासी अभिजनों के जो लोग हैं अपने गुणों को खो करके गैर शासी अभिजन वर्ग में सम्मिलित होते हैं और गैर शासी अभिजन में से कुछ लोग अपने गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं को वृद्धि करके ऊपर के जो रिक्त स्थान की जो है वो पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से समाज में शासी अभिजात वर्ग से गैर शासी अभिजात वर्ग में और गैर शासी अभिजात वर्ग से शासी अभिजात वर्ग में अभिजनों के परिभ्रमण की प्रक्रिया कंटिन्यू, निरंतर चलती रहती है। पैरेटो ने अपने परिभ्रमण के इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कुछ अवधारणाएं भी दी हैं, जिसमें से शेर, लोमड़ी और प्रेरक की अवधारणा का विशेष रूप से उल्लेख किया है उन्होंने। तो विशिष्ट वर्ग के परिभ्रमण के इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको शेर, लोमड़ी और प्रेरक जैसी अवधारणाओं को भी समझना होगा। उन्होंने बताया कि विशिष्ट वर्ग का जो है वो वैयक्तिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी ये जो शासी अभिजात वर्ग हैं और जो गैर शासी अभिजात वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों को उनके वैयक्तिक गुणों के आधार पर, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर
दो भागों में बांटा जा सकता है। इनमें से एक को उन्होंने शेर और दूसरे को उन्होंने लोमड़ी से संबोधित की है या लोमड़ी की संज्ञा दी। यानी जो शासकीय अभिजात वर्ग हैं वो उनका जो वैयक्तिक गुण है वो शेर की प्रवृत्ति का है, प्रकृति का है, और जो गैर शासकीय अभिजात वर्ग के जो लोग हैं वो लोमड़ी के प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी प्रकृति जो होती है वो लोमड़ी के स्वभाव की होती है। इस संबंध में पैरेटो का ये कहना है कि जो शासी जो अभिजात वर्ग के जो लोग हैं वो चूँकि शेर की प्रवृत्ति होती है, शेर जैसा वैयक्तिक गुण होता है, तो शेर का ये स्वभाव होता है कि शेर जो है वो ताकत का पर्याय माना जाता है। वो अपनी ताकत के आधार पर कोई भी व्यवस्था बनाने में विश्वास रखता है। तो ये जो पैरेटो ने कहा कि ये जो शेर हैं वो चूँकि द्वितीय श्रेणी के विशिष्ट चालक की प्रधानता होती है। अब ये विशिष्ट चालक क्या हैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, तो वहाँ पर आप पैरेटो के विशिष्ट चालक की जो अवधारणा है, सिद्धांत है, उसको आप वहाँ पर समझ पाएंगे। यहाँ पर आप ये जानते रहें कि जो दो वर्ग हैं, एक तो शासी अभिजात वर्ग हो गया और दूसरा गैर शासी जो अभिजात वर्ग हैं, तो उसमें से जो शासी अभिजात वर्ग हैं वो शेर के वैयक्तिक गुण है उसका, और जो गैर शासी अभिजात वर्ग हैं वो लोमड़ी की उसका वैयक्तिक गुण लोमड़ी के तरह से है। अब ये शेर जो है, शेर का जो वैयक्तिक जो गुण है वो इस तरह से है कि जो शेर हैं या जो शासी अभिजात वर्ग के जो लोग हैं उनमें द्वितीय श्रेणी के विशिष्ट चालक की प्रधानता होती है, और इस कारण से स्वाभाविक रूप से वे समूह के अस्थायित्व में विश्वास करते हैं, रूढ़िवादी प्रवृत्ति के होते हैं, आदर्शवादी होते हैं और अपनी ताकत के द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। दूसरा जो वर्ग है, जो गैर शासी अभिजात वर्ग है, जिसके बारे में पैरेटो ने कहा कि ये इसका जो वैयक्तिक गुण है वो लोमड़ी का है, तो इसमें चूँकि जो गैर शासी अभिजात वर्ग के बारे में पैरेटो का कहना है कि ये प्रथम श्रेणी के विशिष्ट चालक की इनमें प्रधानता होती है, और इस विशिष्ट चालक के कारण ही ये जो हैं वो तात्कालिक स्वार्थ पर प्रमुखता देते हैं या तात्कालिक स्वार्थ पर विशेष बल देते हैं, और इस कारण से जो गैर शासी जो अभिजात वर्ग के लोग हैं या जो प्रथम श्रेणी के जो विशिष्ट चालक की प्रधानता वाले जो वर्ग हैं, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो लोमड़ी का जो वैयक्तिक गुण रखने वाले जो लोग हैं वो योजना बनाने, जोड़ तोड़ करने, परिवर्तन के प्रेमी और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो धोखाधड़ी करने और झूठे वादे देने में वो विश्वास रखते हैं, और इनको जो है वो उसमें किसी प्रकार का कोई डर, कोई हिचक नहीं होता है। और ऐसे लोग जो हैं वो लोगों को झूठा वादा दे करके, धोखाधड़ी करके धीरे धीरे जो है वो उनके वफादार और उनके प्रति उदार न होते हुए भी शासन करने की कोशिश करते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में अगर आप इसको अन्यथा न लें तो बहुत सारे जो भारतीय नेताओं को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है, यानी वो जो प्रथम श्रेणी के जो विशिष्ट चालक की प्रधानता वाले समूहों के अंतर्गत उनको रखा जा सकता है। पैरेटो के अभिजनों के परिभ्रमण के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि पैरेटो ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन वास्तव में इन्हीं दो श्रेणियों के विशिष्ट चालकों वाले वर्गों की क्रियाशीलता का परिणाम होता है। यानी पैरेटो का ये कहना है कि जो समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये परिवर्तन वास्तव में जो दो विशिष्ट चालक हमने आपको बताया, जिसमें से प्रथम श्रेणी के विशिष्ट चालक और द्वितीय श्रेणी के जो विशिष्ट चालक वाले जो वर्ग हैं, इन्हीं दोनों वर्गों की क्रियाशीलता का जो परिणाम होता है, इनमें जो उतार चढ़ाव होता है, इनमें जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन के अनुसार इनमें जो बदलाव होता है, इसी बदलाव के आधार पर समाज की परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सकता है, या हम कहें तो समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई देता है। पैरेटो का कहना है कि
जो सासी विशिष्ट वर्ग में दोनों श्रेणियों के गुणों की आवश्यकता होती है। यानी जो सासी विशिष्ट वर्ग के लोग हैं उनमें प्रथम श्रेणी के विशिष्ट चालक की और द्वितीय श्रेणी के विशिष्ट चालक की के गुणों की आवश्यकता होती है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और होता यह है कि अपने गुणों में कमी के कारण या शासन की क्षमता के कमज़ोर होने के कारण वे धीरे धीरे सरक करके गैर शासी वर्ग में चले जाते हैं। तो इस तरह से शासी वर्ग से गैर शासी वर्ग में और गैर शासी वर्ग से शासी वर्ग में अभिजनों के आने जाने की प्रक्रिया चलती रहती है और इसी को हम लोग अभिजनों के परिभ्रमण के नाम से संबोधित करते हैं। अभिजनों के परिभ्रमण के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि पेरेटो का कहना है, उनका ये मानना है कि अभिजनों के परिभ्रमण की जो प्रक्रिया है वो एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है। दुनिया के सभी समाजों में समय, स्थान और परिस्थिति के सापेक्ष उनके बीच में, उनके वर्गों के बीच में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिनमें कि जो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में आने जाने की प्रक्रिया न चलती हो। हाँ, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि ये परिभ्रमण की जो गति है, उसकी जो मात्रा है, वो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, लेकिन अभिजनों का परिभ्रमण एक ऐतिहासिक यथार्थ है। और ऐसा इस कारण से पेरेटो ने ये कहा कि इतिहास जो है वो विशिष्ट वर्ग की कब्रगाह है। यानी उन्होंने ये कहा कि जो इतिहास जो है वो कुलीन वर्ग का कब्रिस्तान है। ये कभी कभी ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि इतिहास जो है वो कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। ये कथन किसका है? तो आप इसको नोट कर लें कि ये कथन जो है वो विल्फ्रेडो पेरेटो का है, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि अभिजनों के परिभ्रमण की जो प्रक्रिया है वो एक अनिवार्य और निश्चित सामाजिक प्रक्रिया है, एक ऐतिहासिक यथार्थ है। और अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो उच्च वर्ग रहे हैं उनके बीच में उनका जो पतन हुआ है, यानी उत्थान और पतन, ये प्रकृति का एक सार्वभौमिक सत्य है, एक अनिवार्य सत्य के रूप में इसको देखा जा सकता है। और इसी कारण से पेरेटो ने कहा था कि इतिहास जो है वो विशिष्ट वर्ग की कब्रिस्तान है। आगे पेरेटो का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है उसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि पेरेटो ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन की ये चक्रीय प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी गतिशील होती है। यानी पेरेटो का ये कहना है कि ये जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, अभिजनों के जो परिभ्रमण की प्रक्रिया है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इसको धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में भी इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कहने का हमारा आशय ये है कि अब अभिजनों के परिभ्रमण की जो प्रक्रिया है वो समाज के सभी क्षेत्रों में इसको देखा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में तो इसको आसानी से आप इसको देख सकते हैं कि सत्ता जो है वो कभी सत्ता पक्ष के हाथ में होती है तो कभी जो है वो सत्ता की चाबी उनके हाथ से निकल जाती है और विपक्ष जो है वो उसको सत्ता को प्राप्त करता है। थोड़े दिन के बाद फिर जो विपक्ष है वो अपने प्रभाव को खो देने के कारण फिर वो अपनी सत्ता को भी खो देता है और जो विपक्ष है वो पुनः जो है वो सत्ता काबिज करता है या सत्ता को प्राप्त करता है। लेकिन पेरेटो का ये कहना है कि ये जो अभिजनों की जो परिभ्रमण की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे यानी पेरेटो ने ये जो आर्थिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र में जो अभिजनों के परिभ्रमण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में दो वर्गों, सट्टेबाज और निश्चित आय वर्ग वाला समूह, और धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने विश्वासी और अविश्वासी वर्ग के रूप में इनके बीच में परिभ्रमण की प्रक्रिया को उल्लेखित किया है। यानी ये आर्थिक क्षेत्र में भी ये जो अभिजन हैं उनके बीच में परिभ्रमण की प्रक्रिया पाई जाती है। यानी आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि लोमड़ी और शेर की प्रकृति वाले विशिष्ट वर्ग पाए जाते हैं।
शेर का मतलब ये हुआ कि शेर जो है उन्होंने निश्चित आय वर्ग वाला व्यक्ति माना है, यानी ऐसे लोग जो हैं वो अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और एक निश्चित आय के आधार पर वे चैन से जीना चाहते। दूसरी तरफ जो लोमड़ियों को उन्होंने सटोरिया कहा है, यानी सट्टेबाज कहा है। और ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को बड़े बड़े उद्योगों में लगाते हैं, अधिक से अधिक आमदनी के लिए कोई भी अनैतिक काम करने को तत्पर रहते हैं। कहने का आशय यह है कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत सारे जोखिम को उठा करके आगे बढ़ते हैं या बढ़ना चाहते हैं। और इस तरह से निश्चित आय वर्ग वाला व्यक्ति और सटोरियों के बीच में आर्थिक क्षेत्र में भी अभिजनों के परिभ्रमण की प्रक्रिया चलती रहती है। धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि धार्मिक क्षेत्र में भी ये जो अभिजनों की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कुछ उसमें जो विश्वासी लोग होते हैं और कुछ जो हैं वो जो है अविश्वासी लोग होते हैं। यानी जो धार्मिक व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जो कट्टरवादी होते हैं, जो कहने का आशय ये हुआ कि वो लोग अपने धार्मिक विश्वासों में को आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसमें भी इस व्यवस्था में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवसरवादी होते हैं, चालाक होते हैं और अपने परिस्थिति के अनुसार और अपने समय के अनुसार वो अपना जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसको बदलने में विश्वास करते हैं। अगर आप इस अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की इस अवधारणा को अगर हम लोग भारतीय पृष्ठभूमि के आधार पर इसको देखने का प्रयास करें तो भारत की जो जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है, अभिजनों के परिभ्रमण का सर्वोत्तम उदाहरण हो सकती है। जैसे पहले आप जानते हैं कि पहले जातीय व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊपर थी और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर निर्भर थी, आधारित थी। यहाँ तक प्राचीन भारत में जो पुरोहित राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। बहुत सारे जो राजनीतिक मामलों में जो पुरोहित वर्ग था उसका पर्याप्त दखल होता था, यानी राजा लोग जो थे वो पुरोहितों की सलाह या उनकी आज्ञा को शायद ही अमान्य कर पाते थे और इस कारण से जो ब्राह्मण हैं वो शासक वर्ग को नियंत्रित करने वाले होते थे। यानी सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में इनकी जो प्रचुर शक्ति होती थी और इसके विपरीत जो हरिजन हैं, जो दलित वर्ग थे, उनकी स्थिति जातीय संस्तरण में तो सबसे निम्न थी, सबसे अधम स्थिति थी। उसके साथ साथ धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी इनको अनेक प्रकार की निर्योग्यताओं और अयोग्यताओं के साथ इनको निम्नतम स्थान प्रदान किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, नए सामाजिक विधानों के बनने के बाद धीरे धीरे जो है वो इनकी जो दलित वर्ग हैं, जो हरिजन हैं, इनकी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है वो धीरे धीरे ऊपर उठती गई है और आज कम से कम वे वैधानिक दृष्टि से ब्राह्मणों के बराबर दर्जे पर पहुंच गए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो कभी निम्न वर्ग के थे आज वे समाज के उच्च वर्ग में सम्मिलित हो चुके हैं। वे उच्च अफसर हैं, बड़े नेता, अधिकारी और मंत्री हैं, आर्थिक संस्थाओं के प्रमुख हैं। और दूसरी ओर जो ब्राह्मणों का जो कभी वर्चस्व हुआ करता था, कभी प्रभुत्व हुआ करता था, उनका प्रभाव धीरे धीरे सिमटता जा रहा है और वो संकुचित होता जा रहा है। इसी तरह से अगर आप भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में इस उदाहरण के अभिजनों के परिभ्रमण की प्रक्रिया को देखें तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत में जो लोग शासक थे, यानी जो शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे, आज उनका पतन हो चुका है और उनके रिक्त स्थानों पर आज वे लोग हैं जिनको कि अंग्रेजों ने दबा करके रखा था, यानी जो निम्न वर्ग थे के लोग थे या जिनको कि उन्होंने जेल में बंद करके रखा था, जिनके विरुद्ध उन्होंने लाठी और गोली चलवाई थी, ऐसे लोग, ऐसे गुलाम और जो काले आदमी थे, ऐसे लोग जो हैं वो आज समाज में राजा हैं, वो शक्तिशाली हैं और प्रभावशाली हैं। और जो लोग कभी राजा थे आज भारतीय सामाजिक व्यवस्था से उनका नामो निशान मिट गया है, यानी वे चले गए हैं, उनका कब्रिस्तान मात्र भारत में रह गया है। तो इस तरह से भारतीय पृष्ठभूमि में
अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। ये इसका जो है वो सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद में पेरेटो ये कहते हैं कि अभिजनों के परिभ्रमण के बारे में दो महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं कि अभिजनों की ये जो परिभ्रमण की प्रक्रिया है वो सहज नहीं है। यानी जितनी आसानी से मैंने आपको बताया है कि परिभ्रमणों का ये उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जो परिभ्रमण वर्गों का जो आने जाने की जो प्रक्रिया चलती रहती है वो प्रक्रिया इतनी सहज नहीं है। यानी जो शासी जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं वो इसका भरपूर विरोध करते हैं। यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर आने से रोकते हैं, उनको आगे ऊपर आने देना नहीं चाहते। यानी और जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो गैर शासी वर्ग के जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आंदोलन करते हैं, कभी कभी तो उनको लाठी खानी पड़ती है और जेल भी जाना पड़ता है। तो इस कारण से धीरे धीरे जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अपने गुणों को खो करके निम्न वर्ग में, गैर शासी वर्ग में, अभिजात वर्ग में जाते हैं और गैर शासी अभिजात वर्ग के जो लोग हैं वो अवसर का फ़ायदा उठा करके अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर उच्च वर्ग के लोगों को रौंद करके उच्च वर्ग के लोगों के स्थान उनको उनके स्थान से हटा करके शासी अभिजात वर्ग में सम्मिलित करते हैं। तो पेरेटो का ये स्पष्ट रूप से ये मानना है कि शासी विशिष्ट वर्ग के लोग विभिन्न किस्म के तरीकों को अपना करके साम दाम दंड भेद की नीति को अपना करके इस परिभ्रमण की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, उनका विरोध करते हैं। लेकिन जो गैर शासी अभिजात वर्ग के जो लोग हैं वो इस स्थिति का विरोध करते हैं, इसका मुकाबला करते हैं और अपने आप को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेरेटो हैं उनको बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स कहा जाता है। ये प्रश्न भी कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है कि बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स किसे कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लें कि बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स जो है वो विल्फ्रेडो पेरेटो को माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेरेटो जो हैं वो विशिष्ट वर्ग के हितों के समर्थक और गैर विशिष्ट वर्ग के हितों के विरोधी थे। यानी यह जो उच्च वर्ग, जो शासी अभिजात वर्ग या गैर शासी अभिजात वर्ग, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में जो समाज में जो वर्ग विभाजन किया गया है, इस वर्ग विभाजन में जो पेरेटो हैं वो विशिष्ट वर्ग के हितों के समर्थक हैं और गैर विशिष्ट वर्ग के हितों का उन्होंने विरोध किया है। यानी विशिष्ट वर्ग का उन्होंने समर्थन किया और इसीलिए हम लोग जो हैं उनको बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स कहते हैं। यानी जिस तरह से मार्क्स जो हैं वो सर्वहारा वर्ग के कट्टर समर्थक थे, उसी प्रकार से जो पेरेटो हैं वो उच्च वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग के समर्थक थे। यानी जो पेरेटो हैं वो प्रजातंत्र के विरोधी और तानाशाही व्यवस्था के घोर समर्थक थे और इसी कारण से उन्हें जो है वो बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स कहा जाता है या कार्ल मार्क्स बुर्जुआजी के कार्ल मार्क्स से संबोधित किया जाता है या उनका इस तरह का उपनाम जो है वो भी दिया जाता है। तो पेरेटो का ये कहना है कि अभिजनों के परिभ्रमण के सिद्धांत में के बारे में उनका ये स्पष्ट रूप से मानना है कि उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में आने जाने की प्रक्रिया ये निरंतर चलती रहती है। इसके तीन मुख्य कारण जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि कोई भी वर्ग पूर्णतया बंद नहीं हो सकता है और अभिजात वर्ग के जो लोग होते हैं वो सत्ता और शक्ति के अधिकारी होते हैं और यही शक्ति और सत्ता धीरे धीरे उनको भ्रष्ट कर देती है और उनका पतन होता है और वो अपने गुणों को खो करके नीचे की ओर खिसक जाते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण उन्होंने बात बताई थी कि निम्न वर्ग के में भी कुछ लोग कुशल और बुद्धिमान होते हैं जो कि अपने व्यक्तिगत योग्यता और गुणों के कारण वो धीरे धीरे अपने आप ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से अभिजनों के परिभ्रमण के बारे में विल्फ्रेडो पेरेटो का क्या मत है, उनका क्या मानना है, उनका दृष्टिकोण क्या है,
इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा है तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और अच्छा किया जा सके। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, और साथ में जो जो घंटी वाला बटन है उसको टच करना न भूलें, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आपको लगातार आपके पास तक पहुंचते रहें।